वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उसके NCERT के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ऑप्शन ए NaCl solution and copper metal, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड solution and aluminium metal, ऑप्शन सी ferrous sulfate solution and silver metal, एंड ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट solution and copper metal। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 4 सोल्यूशन गिवन हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स गिवन हैं। हमको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगी। तो अगर आप लोगों ने जो है रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे तरीके से पढ़ी होगी, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है याद किया होगा अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका कॉपर आ जाता है, देन यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, देन यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका गोल्ड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोग जो है रिएक्टिविटी सीरीज को देखो तो आपका जो कॉपर मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर आपका सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा, और ये क्या फॉर्म करेगा, ये कॉपर नाइट्रेट की सॉल्यूशन को बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी जो है बेटा ये क्या रहा होगा, करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग ए फ्राई पैन फ्रॉम रस्टिंग? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों को 4 मेथड्स गिवन है। भाई आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा मेथड जो है सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा फ्राई पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए। ऑप्शन ए अप्लाइंग ग्रीस, ऑप्शन बी अप्लाई पेंट, ऑप्शन सी अप्लाई ए कोटिंग ऑफ जिंक, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, ठीक है। इसका रीजन यहाँ पे ये है कि हमसे बोल रहा है हमको सूटेबल मेथड बताना है, सबसे ज़्यादा सूटेबल मेथड। तो आपका बेस्ट सूटेबल मेथड क्या होगा भाई, आप जब जिंक की कोटिंग कर दोगे तो हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा, और ये आपका जो है एक परमानेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड with a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be option A calcium, option B carbon, option C silicon and option D iron। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक एलिमेंट है बेटा जो आपका ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक कंपाउंड बना रहा है। अब जब ये कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और ये जो कंपाउंड आपका बन रहा है ये कंपाउंड बेटा आपका वाटर में सल्यूबल है, ये क्या है आपका वाटर में डिजॉल्व कर जा रहा है। तो हमको बोल रहा है कि एलिमेंट क्या रहा होगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, कैल्शियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बना लेगा भाई, ठीक।
और यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे बेटा मैं जो है हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाते हुए चल रहा हूँ। आई होप आप सभी लोगों को जो है हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है मेरे चैनल पे जा कर के सभी चैप्टर के वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ पे मैंने थॉरोली हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है कि फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज ऑप्शन ए जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ऑप्शन बी जिंक एज ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, ऑप्शन सी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन एंड ऑप्शन डी जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितनी भी आपकी फूड कैन्स होती हैं इनकी कोटिंग जो है टिन के साथ की जाती है। ठीक है, जिंक के साथ इनकी कोटिंग नहीं की जाती है। तो हमसे बोल रहा है कि इसका रीज़न बता दो। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी। भाई जिंक की कोटिंग इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि जिंक जो है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है एज कंपेयर टू टिन। इस वजह से जो है हम लोग फूड कैन्स में टिन की कोटिंग करते हैं, जिंक की नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू आर गिवन ए हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड ए स्विच। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक हैमर है, एक बैटरी है, एक बल्ब है, एक वायर भी है और एक स्विच भी है। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हाउ कुड यू सी देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोगों के पास दो सैंपल हैं भाई, एक हमारे पास मेटल है और एक हमारे पास नॉन मेटल है। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन चीज़ों का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस मेटल होगा और कौन सा सब्सटेंस जो है नॉन मेटल होगा। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें, सो टू आइडेंटिफाई वेदर द सैंपल इज मेटल और नॉन मेटल, फर्स्ट वी बीट द सैंपल विद द हैमर। तो अगर हम लोगों को जो है सैंपल को आइडेंटिफाई करना है कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको हैमर से बीट करेंगे। जब हम लोग उसको हैमर से बीट करेंगे, अगर वो जो है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर जाता है तो वो हमारा क्या होगा, नॉन मेटल हो जाएगा। भाई हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि नॉन मेटल्स को जब हम लोग हैमर से बीट करते हैं तो वो ब्रेक कर जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हमारा सैंपल मेटल होगा तो मेटल की कंडीशन में क्या होगा कि वो सैंपल आपका ब्रेक नहीं करेगा, वो आपका छोटी छोटी शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पतली पतली सी। तो व्हेन यू कनेक्ट नॉन मेटल विद ए बैटरी, अ बल्ब एंड ए स्विच, इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए अगर आप जो है नॉन मेटल को बैटरी के साथ, बल्ब के साथ और स्विच के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा और आपका बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है बेटा तो वो आपका सैंपल क्या होगा, नॉन मेटल हो जाएगा। वहीं पे अगर हम लोग सेकेंड कंडीशन की बात करें, अगर हमारा सैंपल मेटल होगा तो अगर हम लोग जो है उसको बैटरी के साथ, बल्ब के साथ और स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो बड़े आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा। तो इन दोनों एक्टिविटी के बेसिस पे आप बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस जो है आपका मेटल रहा होगा और कौन सा सैंपल जो है आपका नॉन मेटल होगा। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, दैट इज बी। Assess the usefulness of these tests in distinguishing between metals and non metals। तो देखिए
अब हमसे क्या बोल रहा है कि जो भी हम लोगों ने टेस्ट किए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसकी यूजफुलनेस बता दो। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें, सो विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट वी कैन टेस्ट द मैलिएबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इन दोनों टेस्ट का यूज करके हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग किसी भी सब्सटेंस की मैलिएबिलिटी के बारे में बता सकते हैं और उसकी कंडक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। अब हम लोग जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं और साथ ही साथ इसके 2 एग्जाम्पल दे दो। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, सो ऑल दोज ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ द एसिड्स एंड बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखिए ऐसे सभी ऑक्साइड्स जो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन को शो करें और बेसिस के साथ भी रिएक्शन को शो करें और क्या फॉर्म करें, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करें, तो वो सारे ऑक्साइड्स हमारे क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। या आप लोग एक और चीज़ से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे सभी ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर को शो करें एज वेल एज बेसिक नेचर को शो करें, तो वो सारे ऑक्साइड्स हमारे क्या कहलाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। अब अगर इसके एग्जाम्पल को देखा जाए तो लेड ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ये सभी हमारे क्या हैं, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए हम लोग अपनी रिएक्शन को देख लेते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम लोगों ने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो जब एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो ये क्या कर रहा है, बेसिक नेचर को शो कर रहा है। तो इसने क्या बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, दैट इज ए सॉल्ट, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। इसी तरीके से अब जब एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस कंडीशन में एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करेगा, एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो इसने क्या फॉर्म किया, NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है बेटा, ये भी हमारा सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमको 2 ऐसे मेटल्स के नाम बता दो जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, और 2 ऐसे मेटल्स के नाम बता दो जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, जितने भी मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो सारे एलिमेंट्स आपके क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे डाइल्यूट एसिड से, और जितने इसके नीचे होंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो अब हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो 2 मेटल्स विच डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स आर सोडियम और मैग्नीशियम। हम लोगों ने सोडियम और मैग्नीशियम को ले लिया। तो सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसने सोडियम क्लोराइड बनाया और यहाँ पे देखिए आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। ठीक इसी तरीके से मैग्नीशियम जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। तो देखिए हम लोगों ने 2 मेटल्स को देख लिया जिन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम लोग जो है 2 मेटल्स को देख लेते हैं जो हमारे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज ये थी बेटा, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, तो इसके नीचे क्या आता है, कॉपर आता है, आपका सिल्वर आता है, गोल्ड आता है। ठीक है, तो ये जितने भी मेटल्स होंगे ये आपके जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉपर और सिल्वर। तो कॉपर और सिल्वर आपके बेटा किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ
कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जा सकता है इस बार। इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम, व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब आपने किसी भी एक एम मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग किया तो उस कंडीशन में आप एनोड किसको लोगे, कैथोड किसको लोगे, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा वो क्या रहा होगा। तो अगर हम लोग आंसर देखें बेटा, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं किसी भी एम मेटल की, तो हमारे कैथोड पे बेटा क्या होता है प्रेजेंट, प्योर मेटल होता है। मान लीजिए हम लोगों ने कॉपर को निकालना चाहा, तो कैथोड पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, प्योर कॉपर प्रेजेंट होगा। एनोड पे हमारे पास जो है इम्प्योर कॉपर होगा, मीन्स ये हमारा वो कॉपर रहा होगा जिसको हम लोगों ने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जिसको हम लोगों ने क्या किया है, ओर से एक्सट्रैक्ट किया है। तो इम्प्योर मेटल हमारा कहाँ पे जाता है, एनोड पे जाता है। और इस कंडीशन में जो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होती है वो आपके मेटल एम की ही होती है। मान लीजिए अगर हम लोग कॉपर को प्योरीफाई कर रहे थे तो हमारी सोल्यूशन क्या रही होगी, कॉपर सल्फेट की रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure. तो देखिए आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, एक लड़का है प्रत्युष। अब इस प्रत्युष ने क्या किया बेटा, इस प्रत्युष ने जो है इस स्पैचुला के ऊपर, स्पैचुला आपका क्या है बेटा, आप बोल सकते हो ये स्पून टाइप का है। जब आप लोग लैब में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इस स्पैचुला के ऊपर इसने सल्फर का पाउडर रखा और नीचे क्या था आपका, बंसन बर्नर था। तो जैसे ही इसने सल्फर को हीट किया तो भाई यहाँ से फ्यूम्स उठने लगी और इन फ्यूम्स को इसने एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो जो गैस प्रोड्यूस हुई है, इस गैस का ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर क्या रिएक्शन होगा। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर ये जो हमारी गैस बन रही है, भाई सल्फर था हमारे पास, हम लोगों ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया तो हमारे पास गैस क्या मिल गई, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि खुद ये बेटा ड्राई है तो ये लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आएगी तो इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा। तो हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर को शो कर रही है कि आपके बेसिक नेचर को शो कर रही है। तो यहाँ पे आपका कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन अब सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास मॉइस्ट लिटमस पेपर हो, जैसे ही हमारा लिटमस पेपर जो है वेट होगा, अगर ये वेट होगा, मॉइस्ट होगा, गीला होगा, तो देखिए भाई सल्फर डाइऑक्साइड आपकी क्या है, ये आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। और जितने भी आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये सभी आपके क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो अगर ये आपके एसिडिक ऑक्साइड है, अगर ये एसिडिक नेचर को शो कर रहा है तो ये क्या करेगा, जो हमारा लिटमस पेपर है उसके कलर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो हमसे ये बोल रहा है कि जो भी रिएक्शन हुई है हमको एक बैलेंस रिएक्शन लिख के दिखा दो। तो देखिए पहली रिएक्शन आपकी बेटा क्या थी, भाई सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो इस कंडीशन में जो रिएक्शन हुई है ऑलरेडी बैलेंस है आपकी, इसको बैलेंस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड आपके वेट लिटमस के कांटेक्ट में आया, मीन्स वाटर के साथ हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो इसने क्या बनाया, इसने आपका सल्फ्यूरस एसिड बनाया, ठीक है, दैट इज H2SO3। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग रिएक्शन को देखें बेटा तो हमारे पास
सल्फर का एक एटम रिएक्टेंट साइड है, सल्फर का एक एटम प्रोडक्ट साइड है। ऑक्सीजन के 3 एटम रिएक्टेंट साइड है और 3 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। और हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्टेंट साइड हैं और 2 एटम हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। तो देखिए हमारी जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर को रिप्रेजेंट करना है। और मैं आप लोगों को एश्योर कर रहा हूं कि 80% पेपर आपका जो है इन्हीं सब क्वेश्चन से आता है। क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था मुझे लगता था कि पेपर जो है बहुत सारे बुक से आता है, फालतू की किताबें पढ़ता रहता था मैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है देन आप उसको पढ़ो, बट अगर आपको जो है अच्छे मार्क्स को सिक्योर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग में जो है एनसीईआरटी अच्छे से आपको आनी चाहिए। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको 2 वेज बता दो जिससे हम लोग क्या कर सकें, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकें, जो हमारे आयरन में रस्टिंग होती है उसको रोक सकें। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो फर्स्ट मेथड आपका क्या हो जाएगा, बाय पेंटिंग। बाय पेंटिंग का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी रस्टिंग हो रही होगी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो लैंग्वेज बेटा मैंने लिख दी है, आप लोग सेम लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, दैट इज गैल्वेनाइजेशन मेथड। अब गैल्वेनाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भाई हमारा एक आयरन का आर्टिकल है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर हम लोगों ने जिंक की कोटिंग कर दी। तो अगर रस्टिंग होगी भी तो हमारा सबसे पहले जिंक कोरोड होगा, तो हमारा जो आयरन है ये क्या रहेगा, बचा रहेगा। बाकी और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एलॉयज बना करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करके भी हम लोग क्या करते हैं, रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो आप लोग जो मर्जी चाहे वो 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब नॉन मेटल्स आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो ये किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, इनका नेचर बता दो। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अभी जस्ट बताया था कि नॉन मेटल्स जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं बेटा आपके, ये आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और ये ऑक्साइड्स जब आपके बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, एसिड बना लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। ये क्या बनाते हैं आपके, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और ये ऑक्साइड्स जब आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल देखें डियर, तो देखिए सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो देखिए नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाया, जो कि हमारा क्या था, जो हमारा एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। और ये एसिडिक नेचर जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, भाई ये एसिड ही तो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने H2SO3 बनाया। ठीक है, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजंस। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं और उनके रीजन हमको देने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आखिर क्यों हम लोग जो है प्लैटिनम का, गोल्ड का और सिल्वर का यूज़ करते हैं ज्वेलरी के लिए। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये जितने भी आपके मेटल्स यहाँ पे गिवन हैं इनके पास क्या होता है बेटा, मेटेलिक लश्यर होता है, इनकी खुद की चमक होती है।
और साथ ही साथ जो है ये आपके अनरिएक्टिव होते हैं। ये नेचर में जो है फ्रीली पाए जाते हैं और इनके पास इनका खुद का मेटेलिक लश्यर होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड इन द ज्वेलरी। इस वजह से क्या किया जाता है, इन मेटल्स का ज्वेलरी के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर क्यों हम लोग जो है सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो आपका सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये जो आपके मेटल्स होते हैं ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और जब ये मेटल्स जो हैं आपके एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये तुरंत जो है रिएक्शन को शो करते हैं और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होती है, यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, आग तक लग जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंटल फायर्स ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इन सभी हाईली रिएक्टिव मेटल्स को केरोसिन ऑयल में पुट करके रखते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब ये लैंग्वेज जो बेटा गिवन है ये वेरी इजी लैंग्वेज है जिसको मैंने खुद से लिखा है। तो आप लोग ये लैंग्वेज जो है अपने एग्जाम्स में जो आंसर आप लोग लिखो वहाँ पे ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। जो कॉन्सेप्ट था समझाने वाला वो भी मैंने समझा दिया और इजी से इजी लैंग्वेज मैंने जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज सी। एल्युमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। अब देखिए एल्युमिनियम जो है हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है जो हमारे बर्तन बनते हैं उनमें एल्युमिनियम मेटल का यूज़ करते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, तो एल्युमिनियम मेटल जो होता है हमारा ये आपका कोरोजन रेजिस्ट होता है। मीन्स इसमें जो है कोरोजन नहीं होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है एल्युमिनियम हमारा जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं भाई, गर्म करते हैं चीज़ों को। तो हम लोग अपने बर्तनों में इसी वजह से जो है एल्युमिनियम मेटल का यूज़ करते हैं। अब हम लोग जो है इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज डी। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर होते हैं और जो सल्फाइड ओर होते हैं इनको इनके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सट्रैक्शन के टाइम पे। तो हमसे बोल रहा है कि आखिर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, हमको ये बता दो। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, सो दिस इज बिकॉज मेटल्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, सो टू कन्वर्ट देम वी यूज आइदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस। तो देखिए जो हमारे मेटल्स होते हैं बेटा, अगर हम लोग इनको इनके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लें, अगर हम लोग मेटल्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लें तो बड़े आसानी से हम लोग जो है इनका रिडक्शन करा करके क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे कार्बोनेट ओर होते हैं और सल्फाइड ओर होते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस का यूज़ करके क्या करते हैं, इन सभी मेटल्स के ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। एंड वंस दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर वी कैन रिड्यूस देम एंड एक्सट्रैक्ट द मेटल। और जैसे ही ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं हम लोग बड़े आसानी से क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ करके जो भी हमारा मेटल होता है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस। एक्सप्लेन व्हाई दीज सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल्स। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपने
बहुत सारे खराब कॉपर वेसल्स देखे होंगे, कॉपर से बने हुए बर्तन देखे होंगे, जिनको क्या किया जाता है, जिनको अक्सर जो है लेमन से क्या किया जाता है और टैमरिंड जूस से क्या किया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि जो हमारे कॉपर वेसल्स होते हैं इनकी क्लीनिंग जो है आखिर इन सब्सटेंसेस से क्यों की जाती है और ये इतनी इफ़ेक्टिव क्यों होती है। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें बेटा, सो दिस इज बिकॉज कॉपर रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। अब देखिए कॉपर क्या करता है बेटा, कॉपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, वाटर प्रेजेंट होता है, इन सभी के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। और ये कॉपर कार्बोनेट जो होता है आपका, ये ग्रीन कलर का होता है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच द कलर ऑफ कॉपर फेड्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा कॉपर का बर्तन होता है इसका कलर डल हो जाता है और ये गंदा लगने लगता है। आप लोगों ने कॉपर के बर्तनों को देखा होगा, उनके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है गंदी सी। सो व्हेन कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड, अब देखिए आपका जो लेमन होता है, जो आपका लेमन होता है बेटा, इस लेमन में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखिए जब आपका कॉपर सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जो भी आपकी कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है ये उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि जो आपका बर्तन होता है वो एकदम क्लीन हो जाता है। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेमन का यूज़ करते हैं, क्योंकि लेमन और टैमरिंड में क्या पाया जाता है, हमारा सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड क्या करता है कि जो भी कॉपर कार्बोनेट की लेयर बनी होती है उसके इम्पैक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? मैंने बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को जो है समझाया है। आई होप आप सभी लोगों के जो है सारे डाउट्स जो है क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, उनको डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो यहाँ से हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं। आप लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो बड़े आसानी से आप लोग जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख सकते हो। सबसे पहला डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा बेटा कि जो आपके मेटल्स होते हैं ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करते हैं। मींस ये क्या करते हैं बेटा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। मींस यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ठीक है। इसी वजह से आपके जो नॉन मेटल्स हैं बेटा ये एनायंस की फॉर्मेशन करते हैं और मेटल्स आपके कैटायंस की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर हम लोग सेकेंड डिफरेंस को देखें तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं ये सभी आपके बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए मेटल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और इसका नेचर कैसा होता है, ये आपका बेसिक नेचर का होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है आपकी, ये आपके एसिडिक नेचर को शो करती है। आप लोगों ने क्या बोला कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बेसिक ऑक्साइड हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। अगर हम लोग थर्ड डिफरेंस को देखें तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करें
तो नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने आप से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लेडी है जिसके पास जो है बहुत डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रेजेंट हैं, मतलब उसके पास बहुत पुराने गोल्ड के ज्वेलरी प्रेजेंट है आपकी, जिसका जो कलर है एकदम डल हो गया है। अब वहाँ पे एक मैन जो है हर एक के डोर टू डोर जा कर के क्या कर रहा है, जो भी आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं उनकी क्लीनिंग कर रहा है। तो अब इस मैन के पास क्या है बेटा, इस मैन के पास एक सल्यूशन है। अब इस सल्यूशन का यूज़ करके क्या कर रहा है, जो भी डल ऑर्नामेंट्स हैं इनकी क्लीनिंग कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि जो मैन है उसने कौन से सल्यूशन का यूज़ किया, और जब उसने सल्यूशन का यूज़ किया तो जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स थे उनका जो वेट था वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो हमको ये बता दो बस। तो अगर हम लोग बेटा यहाँ से इसके आंसर को देखें तो आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है कि आपकी जो एक्वा रेजिया सल्यूशन होती है, ये सल्यूशन इतनी कैपेबल होती है कि आपके गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जैसे मेटल्स को भी क्या कर सके, उनको भी क्लीन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस मैन ने क्या किया होगा, एक्वा रेजिया सॉल्यूशन का यूज़ किया होगा। अब इस एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें 3 पार्ट जो होते हैं आपके कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पाए जाते हैं, और एक पार्ट आपका क्या होता है बेटा, एक पार्ट आपका कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का होता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? सो व्हेन द मैन पुट्स द गोल्ड ऑर्नामेंट इन द एक्वा रेजिया सॉल्यूशन, द आउटर लेयर डिजॉल्व इन इट एंड इट्स वेट रिड्यूसेस। तो देखिए गोल्ड के ऊपर जो भी गंदगी थी, जैसे ही मैंने एक्वा रेजिया सॉल्यूशन का यूज़ किया भाई, जो भी गंदगी थी, जो भी आउटर लेयर थी वो क्या हो गई, वो रिमूव हो गई, और इस वजह से क्या हुआ, जो भी गोल्ड ऑर्नामेंट था उसका वेट जो है वो कम हो गया। अब हम लोग जो अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड एलॉय ऑफ आयरन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आखिर हम लोग कॉपर का यूज़ क्यों करते हैं वाटर टैंक्स में, ठीक है, हॉट वाटर टैंक्स को बनाने के लिए, और हम लोग स्टील का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, कि जो आपका कॉपर होता है ये लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग स्टील की बात करें तो स्टील क्या है बेटा आपका, ये आपका आयरन का एलॉय है, ठीक, और आयरन जो है बेटा आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Fe3O4 की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दैट इज आयरन का सेकेंड और थर्ड ऑक्साइड, ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो टैंक्स होते हैं उनमें कोरोजन होने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग स्टील का यूज़ नहीं करते हैं और कॉपर मेटल का यूज़ करते हैं वाटर टैंक्स की फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के NCERT के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आप लोगों को नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है और पूरी साइंस के नोट्स की PDF अगर आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट जो है आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने जो है साइंस के बाकी सभी चैप्टर्स के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जो है चैनल पे जा कर के जो है पूरी साइंस के वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।